Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 2, fundamental concepts and terminologies on economics. So students, as you all know, we have already seen few parts of the chapter. So today we are here to see the part 5 of the chapter. So without wasting the time, now let us move on with the short summarization of the portion that we have seen on the previous video. यानी previously हमने क्या देखा. So previously we have seen about the types of wealth. After that we have seen in a very detailed manner regarding the portion of the welfare. After that, in the welfare portion also we have seen the detailed portion of the types of welfare and the relationship between the welfare and the wealth. Then we have seen the factor of production in a very detailed manner. So let us have a short revision of the portion. Types of wealth. Types of wealth की अगर हम बात करते हैं, you know that in the types of wealth there are two types of wealth. First is the individual wealth and the public wealth. Next, the second is the national wealth and the international wealth. So types of wealth में first जो individual wealth है, individual wealth मतलब जब एक particular wealth एक particular individual का होता है तो उसे individual wealth बोला जाता है. यानी ownership अगर किसी particular individual के पास हो, उसका सारा rights उसी के पास हो तो वो individual wealth माना जाता है. वही अगर public wealth यानी जो collective wealth जो public good हमने देखा था, उस तरीके से जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो तो उसे कलेक्टिव वेल्थ माना जाएगा, जिससे हर इंसान यूटिलाइज कर सकता है. नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द नेशनल वेल्थ एंड द इंटरनेशनल वेल्थ. नेशनल वेल्थ मतलब जैसे इंडिया के अंदर हिमालय है, रिवर्स है, नर्मदा, गोदावरी, माउंटेन्स है. सो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर कंट्री का माना जाता है. नेशनल मतलब एक पर्टिकुलर नेशन का जो वेल्थ होता है, जो प्रिजर्व करके ट्रेजर करके वो रखते, जिसका एक्सचेंज वैल्यू भी बन सकता है, उसे कहीं ना कहीं नेशनल वैल्यू बोला जाता है. इंटरनेशनल वेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल वेल्थ मतलब जिसमें किसी कंट्री का हक नहीं होता, जो सारे कंट्री के लिए कॉमन देखा जाता है, उसे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वेल्थ माना जाता है. यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेल्थ और वेल्थ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ था. इसके बाद हमने डिटेल में वेलफेयर के बारे में देखा. व्हाट इज़ वेलफेयर? वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वेलफेयर का मतलब जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एनहांसमेंट देखा जाता है, उसे कहीं ना कहीं हम जो है वेल्थ कहते हैं. वेल्थ का मतलब जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी एक पर्सन का लाइफ का एनहांसमेंट होता जाता है, पर्टिकुलरली वो खुद का कर सकता है, किसी और का कर सकता है, वो वेलफेयर माना जाता है. वेलफेयर की भी अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप में देखा जाता है, इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर. इंडिविजुअल वेलफेयर मतलब जब एक पर्टिकुलर इंसान खुद की बेटर लाइफ की एनहांसमेंट की कोशिश करता रहता है, उसे कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल वेलफेयर बोलते हैं. वही कलेक्टिव वेलफेयर का मतलब जब एक गवर्नमेंट पूरे सोसाइटी का या पूरे जो अपना गवर्नमेंट के नीचे जो लोग आते हैं उनका वेलफेयर की कोशिश करता है, उसे कहीं ना कहीं कलेक्टिव वेलफेयर बोला जाता है. इन दिस सेंस वी कैन से दैट के वेलफेयर कलेक्टिव होता है और इंडिविजुअल होता है. व्हेन अ पर्टिकुलर individual is trying to develop his life in a better enhancement, then it is considered as individual welfare. But when it is considered for the whole group of the community of particular country, then it is considered as collective welfare. इसके बाद हमने relationship between welfare and wealth के ऊपर देखा था. Particularly जब ये welfare और wealth की बात करते हैं, दोनों की एक interconnection होता है, ये माना जाता है. क्यों? क्योंकि अगर एक इंसान के पास अच्छा wealth हो तो obviously उसका life जो है standard of living धीरे धीरे बढ़ता जाता है. यानी बेटर लाइफ का मतलब उसका बेटर वेलफेयर माना जाएगा. सो वेल्थ और वेलफेयर कहीं ना कहीं कनेक्टिव होता है. इंडिविजुअल में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ट्रू माना जाता है. अगर उसके पास वेल्थ है तो उसका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा यानी वेलफेयर भी हो सकता है. बट कलेक्टिव वेलफेयर यानी जो नेशनल वेलफेयर है, उसमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट चलता नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा वेल्थ का मतलब नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जितना गवर्नमेंट का बढ़ता जाएगा उतना उसका वेलफेयर होगा. ये कहीं ना कहीं
एक कॉन्सेप्ट की तरह बिलीव किया जा सकता है, बट रियलिटी में ये फेसअप नहीं होता है. हाउ इट इज़ नॉट डन अप? बिकॉज यू नो दैट एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटी होता है, रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास. फिर अलग अलग सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर. तो ये सारे सेक्टर्स को जो है इक्वली अगर नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके उसके ऊपर वेलफेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं वेलफेयर हो सकता है, बट ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है. यू नो दैट. तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कलेक्टिव वेलफेयर के अंदर देखा नहीं जाता है. सो ये पोर्शन यहाँ पे वेलफेयर का खत्म होता है. इसके बाद हमने डिटेल में देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के बारे में समझना पड़ेगा. सो कोई भी रॉ मटेरियल को जब फिनिश्ड गुड तक टर्न अप किया जाता है, वो जो प्रोसेस किया जाता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने का, यानी यूज करने लायक बनाने का, उसे प्रोडक्शन प्रोसेस माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन एक पर्टिकुलर वुड को जब फर्नीचर में टर्न आउट किया जाता है तो उसका यूसेज, यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यूटिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रॉ मटेरियल को हमें फिनिश्ड गुड यानी कहीं ना कहीं कंजम्पशन सेटिस्फाई, ह्यूमन बीइंग का कंजम्पशन सेटिस्फाई करने लायक बनाना पड़ता है. अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये ऐसे ही नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ एजेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं. जो एजेंट्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए हेल्प आउट करते हैं उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, मेन 4 प्रोडक्शन माना जाता है फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिना कोई भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किया नहीं जा सकता. इसके अलावा हमने ये देखा कि चारों की इंपॉर्टेंस बहुत ही डेप्थ में देखा जाता है, यानी चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पे देखा जाता है. इसके बाद हमने डिटेल में लैंड के ऊपर देखा. व्हाट इज लैंड? लैंड का मतलब जिसका क्लाइमेट, फर्टिलिटी और जियोग्राफिकल पोर्शन डिफरेंट हो वो कहीं ना कहीं लैंड माना जाता है. और लैंड के ऊपर ही ह्यूमन बींग अपना लिविंगहुड कहीं ना कहीं रोजिंदा जिंदगी निकालते हैं. इन द सेम सेंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं लैंड इंपॉर्टेंटली काम करता है. 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने डिटेल में देखा लैंड का. फर्स्ट वन, वो गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है, मैनमेड नहीं है. सेकेंड, उसे कहीं ना कहीं मोबेबिलिटी यानी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता. हर एक लैंड का थर्ड क्लाइमेट और फर्टिलिटी डिफरेंट होता है. फोर्थ, अगर लैंड की बात करते हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है, यानी उसका जो सप्लाई है फिक्स्ड है, हम चाह के उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते. नेक्स्ट हमने ये देखा 5th पॉइंट में कि लैंड का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम यूज करते हैं तो उसका रिटर्न कैसे किया जा सकता है, तो उसका रेम्यूनरेशन रेंट के तरीके से किया जा सकता है. तो यहाँ तक का टॉपिक हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखा. आई होप यू ऑल हैव रिमेंबर्ड द प्रीवियस पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द टुडेज पोर्शन इन द फर्दर वीडियो इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर फ्रॉम द PDF in the further portion. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see in a very detailed manner the factor of production of labor. So land के बारे में हमने डिटेल में देखा, आज हम लेबर के बारे में डिटेल में देखने वाले. So I am going to read it out, listen it out carefully. Physical or intellectual work by humans in order to earn return which is done under the supervision by some authority is called labor. जब भी फिजिकल यानी बॉडी की हेल्प लेके हम जो मेहनत करते हैं, ठीक है, शारीरिक मेहनत जो बोला जाता है, बल मेहनत जो बोला जाता है, अपना स्ट्रेंथ लगा के जो हम मेहनत करते हैं वो, या इंटेलेक्चुअल वर्क हो, जब भी एक इंसान अपने पैसे कमाने के लिए इन ऑर्डर टू अर्न मनी, सो रिटर्न यानी उसको अगर वो मेहनत करेगा तो उसको रिटर्न में पैसे ही मिलेगा. सो रिटर्न में उसे कुछ मिल सकता है इसके बिहाफ में अगर वो इंटेलेक्चुअल या फिजिकल वर्क करता है और उसके ऊपर कोई एक अथॉरिटी पर्सन सुपरविजन रखता है, यानी वो काम कर रहा है कि नहीं वैसा उसका निगरानी रखा जाए, तो उस पर्सन को लेबर माना जाता है. इन शॉर्ट, द पर्सन हु इज वर्किंग for the return of the money either by physically or intellectually is considered as a labor. So characteristic of labor. So what are the characteristic of labor? Number 1, labor cannot be separated from the laborer. यानी एक इंसान जो लेबर होता है, जो पर्सन वी कैन से दैट जो लेबर होता है उससे लेबरर से लेबर यानी हम जो पर्सन, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मुझसे मेरी मेहनत को अलग कर सकते हैं? नो. कोई ऐसा बोल सकता तुम मत आना, तुम काम कर देना,
तो हो सकता है नो, आए बिना काम कैसे, एक इंसान के साथ ही उसका फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकता है। सो इस तरीके से लेबरर से लेबर जो चीज़ है वो अलग किया नहीं जा सकता। यानी हम जो मेहनत करते, हम जो काम करते, वो हमारा कहीं ना कहीं लेबर होता है, और जो काम करता है उसे लेबरर बोला जाता है। लेबरर से उसका जो मेहनत है वो अलग किया नहीं जा सकता। लेबरर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वे लेबर एफर्ट डन बाय लेबरर इज पेरिशेबल। हम कभी ऐसा बोल सकते कल आप मत आना बट कल का काम स्टोर करके जाओ, कल आप मत आना, आपका काम कल स्टोर करके जाओ, पॉसिबल है? नो। सो कहीं ना कहीं लेबर यानी जो मेहनत है वो स्टोर किया नहीं जा सकता। इस तरीके से बोल सकते हैं जो लेबरर यानी जो इंसान होता है जो मेहनत करता है वो उससे अलग किया नहीं जा सकता। और पेरिशेबल होता है, पेरिशेबल यानी जब तक हम काम करते हैं तब तक काम होता है, हम नहीं होंगे तो वो काम भी होगा नहीं। इस तरीके से वो पेरिशेबल माना जाता है, ओनली वंस वो किया जाता है। द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन। कहीं ना कहीं जो काम करने वाला इंसान है वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। बट क्यों? अगर वो सोशली नीड करता है तो हो सकता है, या तो इकोनॉमिकल रीजन, पैसे ज़्यादा मिल रहा है तो एक गाँव छोड़ के दूसरे गाँव जाके मेहनत कर सकता है। इस तरीके से सोशल या इकोनॉमिक रीजन से वो मोबिलिटी कर सकता है। नंबर 4, द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबरर इज डिफरेंट, which means the capacity of every laborer to perform labor is different। जो एक लेबर का एफिशिएंसी है, जैसे हर एक इंसान का, हर एक एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कैसा होता है तो अलग होता है। जैसे तुम देखो, तू कोई एक घंटे में एक काम कर सकता है, कोई एक उसी को 30 मिनट्स में कर सकता है। सो हर एक लेबर का जो एफिशिएंसी होता है वो डिफरेंट होता है। बट ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ अपने जो परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी है उस तरीके से देखा जाता है। द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन हो उतना हमें कहीं ना कहीं काम करने वाले मिल जाते हैं। सो पॉपुलेशन के हिसाब से लेबर सप्लाई देखा जाता है। द रेम्यूनरेशन फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजिस। जो भी मेहनत करता है उसके बिहाफ में अगर हमें उन्हें पैसे देना पड़ता है, या तो वो वेजिस होता है या सैलरी के रूप में देखा जाता है। सो रेम्यूनरेशन यहाँ पे वेजिस के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे लेबर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इट इज कैपिटल। सो एज यूजुअल आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। In modern times, capital is considered to be highly important factor of production. All man-made goods which helps in production constitute capital. It is different from land and labor and it is produced factor of production. In other words, it is a man-made factor of production. For example, a tractor is a produced factor of production which further helps in the production of agriculture good. सो यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स यानी अभी के ट्रेंडिंग टाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल कहीं ना कहीं हाईली इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। ये एक मैनमेड गुड है। पैसा किसने बनाया, कैपिटल किसने बनाया, तो एक इंसान ने बनाया। बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ये लैंड और लेबर से डिफरेंट माना जाता है क्योंकि एक इंसान की जो एफिशिएंसी होती है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होता है। इवन जो लैंड होता है वो भी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट माना जाता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक लेबर की जो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे देखा जाता है, बट कैपिटल कहीं ना कहीं मैनमेड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि ट्रैक्टर, हम जब भी ट्रैक्टर लाते हैं वो क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ अप करते हैं। तो ट्रैक्टर लाने के लिए हमें पैसे लगाना पड़ता है, वो जो पैसा है वो कैपिटल माना जाता है। इस तरीके से कैपिटल कहीं ना कहीं एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरीके से काम करता है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। There is a difference between capital and wealth. Through several times, some goods are factor of production as well as wealth. It is not so always. A good may be capital good as it helps in production, but it may not possess all characteristic of wealth. Or another good may be wealth, but not a factor of production. So कहीं ना कहीं capital मूडी और वेल्थ यानी प्रॉपर्टी, ये दोनों में डिफरेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार कुछ गुड्स हम जो लाते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होता है और वेल्थ भी होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ जो गुड्स होते हैं वो सिर्फ कैपिटल गुड्स माने जाते हैं, वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो वेल्थ की तरह नहीं होता है। और कुछ जो गुड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ होता है, बट वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट अगर आपने खुद रहने के लिए अगर एक घर खरीदा है तो वो वेल्थ हुआ,
ठीक है, तो वो कैपिटल नहीं हुआ। बट आपने एक घर खरीदा जिसके अंदर आपका बिजनेस चलाना है, रहने के लिए नहीं, बिजनेस चलाने के लिए खरीदा, तो वो कैपिटल भी हुआ और वेल्थ भी हुआ। इस तरीके से कुछ गुड्स में सिर्फ वेल्थ देखा जाता है, कुछ गुड्स में कैपिटल और वेल्थ देखा जाता है, और कुछ गुड्स सिर्फ कैपिटल होता है। जैसे ट्रैक्टर, वो हमारा वेल्थ नहीं है, वो सिर्फ एक गुड, कैपिटल गुड है। तो इस तरीके से गुड और मतलब कैपिटल गुड्स और वेल्थ दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं, कभी कभी कनेक्टेड होते हैं, तो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट की तरह ये देखा जाता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल दिया गया है जो कि ओनली 4 है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं कैपिटल जो है इंसानों का बनाया गया, क्योंकि कैपिटल क्या है, पैसे हैं। पैसे की बात करें, इंसान ने बनाया, ठीक है, तो ये बनता भी इंसान के थ्रू। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो कैपिटल है वो इंसान का बनाया हुआ चीज़ माना जाता है। सेकेंड, इट इज़ मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, आपको पता है पैसे कभी भी यहीं से वहाँ कभी भी हो सकता है। सो मोस्ट मोबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है कैपिटल का देखा जाता है। सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैश जो है यानी कैपिटल जो है वो मोबिलिटी पे देखा जाता है। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम owing to increasing capital intensive method of production has resulted in increasing scarcity of these फैक्टर्स। सो कहीं ना कहीं जो डिमांड कैपिटल का बढ़ता जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसके साथ कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव मेथड भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट ये देखा जाता है। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर स्कैरसिटी में देखा जाता है। जितना इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है उतना इसका सप्लाई नहीं है। फोर्थ, द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं कैपिटल का जो रेम्यूनरेशन यानी रिटर्न होता है उसे इंटरेस्ट बोला जाता है। हम किसी से पैसे उधार में लाते तो हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इस तरीके से रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल जो है वो इंटरेस्ट के रूप में देखा जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पोर्शन, एंटरप्रेन्योर। So last portion of the factor of production. Entrepreneur is the factor which brings together, coordinates all other factor of production for the production purpose for an economic activity. There is a difference between management and coordination. Management of work is done by a manager who is salaried labor employee of the entrepreneur. Entrepreneur is the person who set up the एंटरप्राइजेस। सो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, अब ये तीनों फैक्टर जो ऊपर देखा है, ये तीनों फैक्टर को एक साथ लाके उसका कोऑर्डिनेशन बिठा के प्रोडक्शन प्रोसेस करने वाले इंसान को जो है एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए, मैनेजमेंट देखरेख रखना और कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये दोनों ही अलग होता है। सो मैनेजमेंट कौन करता है, तो पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट एक मैनेजर कर सकता है। बट एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा पर्सन जो उस बिजनेस को सेटअप करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस को सेटअप करते हो तो आप लेबर को ढूंढोगे, आप कैपिटल लगाओगे, आप लैंड लाओगे और इवन आप तीनों को सेटअप करके आपका बिजनेस चलाओगे, यानी आप एंटरप्रेन्योर हुए। यानी एंटरप्राइज को सेटअप करने वाला इंसान एंटरप्रेन्योर होता है और प्रॉफिट डायरेक्ट उसको जाता है। बट मैनेजर कौन है, मैनेजर सैलरी पे काम करने वाला इंसान है जो एंटरप्रेन्योर ने ही उसको लगाया है अपने बिजनेस को देखने के लिए। इस तरीके से एंटरप्रेन्योर का काम कोऑर्डिनेशन का होता है, जबकि मैनेजमेंट का काम कहीं ना कहीं जो है मैनेजर को दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर इज द रिस्क टेकर हु टेक्स द रिस्क ऑफ सेटिंग अप एन एक्टिविटी. This factor does not get fixed return but tries to generate income by running the economic activity successfully. She may incur a loss if the activity does not function well. Characteristic of the enterprise can be stated as. तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करते हैं तो वो रिस्क टेकर होता है। हर एक पोर्शन में रिस्क लेना, क्योंकि बिजनेस जो चलाता है उसे रिस्क लेना पड़ता है ना, उसे सबसे ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। उसने जो पैसे लगाए, अगर बिजनेस लॉस में गए तो उसका पैसा लॉस में जाएगा, तो उसे रिस्क टेकर माना जाता है। हर एक एक्टिविटी को सेट करने के लिए वही रिस्क लेता है। फैक्टर डज नॉट गेट द फिक्स्ड रिटर्न। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलता है, बट जो भी इनकम जनरेट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी सक्सेसफुल होने के बाद वो उसे ही मिलता है। अगर लॉस हुआ तो भी उसे बियर करना है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उसे ही बियर करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्राइज कैन बी स्टेटेड एज एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नीचे 4 पोर्शन में दिया गया है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर।
द फैक्टर इज द डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे ही सारा डिसीजन लेना पड़ता है, वेदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से लाना है, किस तरीके से करना है, वो सारा डिसीजन मेकिंग एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है। दिस फैक्टर इज नोन एज रिस्क टेकिंग फैक्टर। सो एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग पर्सन माना जाता है। एज आई सेड, वो खुद के इन्वेस्टमेंट को रिस्क में लगा के बिजनेस करता है। इट पोजेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन अदर वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्वालिटी। कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को इकट्ठा ला के उसको बिजनेस करने का, कोऑर्डिनेशन करने का क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप में माना जाता है। अदर वर्ड्स में कोऑर्डिनेशन को एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है। रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे खत्म होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द पोर्शन ऑफ ट्रेड cycle. Economic activities go through spaces of dynamic changes like a human life goes through changes. Such changes are basically of four types: irregular changes, seasonal changes, long run changes and long run dynamic changes which are cyclical in nature. इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते, ये सीधा सीधा नहीं चलता, इसमें कुछ डायनामिक चेंजेस आता है, जैसे कि एक एक साइकिल के तौर पे देखा जाता है। इवन ह्यूमन लाइफ में ये चेंजेस हमें बार बार देखने को मिलता है। ये चेंजेस क्या है, तो इस चेंजेस को हम 4 टाइप्स में डिटेल में देख सकते हैं। फर्स्ट है इरेगुलर चेंज, जो कभी कभी अनसर्टेनिटी में देखा जाता है। सीजनल चेंजेस, जो सीजन के हिसाब से चेंजेस देखा जाता है। लॉन्ग रन चेंजेस, कुछ चेंजेस जो है लॉन्ग रन में रेगुलरली आता रहेगा। फिर लॉन्ग रन डायनामिक चेंजेस, तो ये इकोनॉमिक में पोर्शन में देखा गया है। सीजनल यानी सीजन के हिसाब से कैरी आता है, चिक्कू आता है, ऐसा नहीं, ये अलग सीजनल चेंजेस है। क्या है, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। फर्स्ट वन इज इरेगुलर चेंजेस. These are accident changes which occurs in an economic activity. Example, flood, famine, storm, fire and so on. Such accident impact on economic activity is in the short run and sometimes in the long run. So irregular changes का मतलब ऐसे changes जो accidentally होते हैं, हमें पता नहीं होता है, और जैसे मैंने बोला suddenly अचानक से आ जाए economic activity में, उसे accident changes माना जाता है। जैसे flood, ठीक है, बाढ़ आना, फेमाइन, सूखा पड़ना, स्टॉर्म, साइक्लोन आना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, फायर, आग लग के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होना, सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इरेगुलर चेंजेस माना जाता है। ये जो एक्सीडेंट इम्पैक्ट है, इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर असर शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। जैसे अभी जो साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन की वजह से कैरी के ऊपर जो है एक शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं इरेगुलर चेंजेस देखने को मिला। सो इस तरीके से ये जो चेंजेस है, इनका इम्पैक्ट कुछ जो सेक्टर्स है उसके ऊपर, कुछ रीजन्स के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर सेक्टर पे या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ये ज़्यादा देखा जाता है। सो इस तरीके का इरेगुलर चेंजेस देखा जाता है। नेक्स्ट इट इज़, वी कैन से दैट द सीजनल चेंजेस. This changes regularly occurs in economic activity with changing season. For instance, demand for certain goods changes by season and accordingly production and employment can change. So as I said, seasonal changes का मतलब, जैसे मैंने बोला, हमने कैरी और चिकू के साथ एसोसिएट कर लिया, सिर्फ इतना ही नहीं। सीजनल चेंजेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसमें सीजन के साथ जो चेंजेस आता है उसे सीजनल चेंजेस बोला जाता है। जैसे सर्टेन गुड्स, जैसे रेनी सीजन आएगा तो अम्ब्रेला, रेनकोट, इसका डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। समर आएगा तो कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड ज़्यादा होगा। सो सर्टेन सीजन में कुछ गुड्स सर्टेनली ज़्यादा डिमांड में होता है, तो उसके साथ जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का चेंजेस देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं जो है सीजनल चेंजेस बोला जाता है। नेक्स्ट इट इज लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस. सम चेंजेस अकर्स इन गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड. There are directional changes which occurs in an activity. For example, some regular sales trend. तो कुछ कभी कभी लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस का मतलब कुछ चेंजेस बार बार एक डायरेक्शन में देखा जाता है ट्रेंड के हिसाब से। अभी क्या ट्रेंडिंग में है, अगर आप बोलो तो आप बोलोगे अभी तो फॉग चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है टीवी में। इट इज़ नॉट लाइक दैट।
सो यहाँ पे लॉन्ग रन चेंजेस का मतलब पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर टाइम तक वो चेंज ट्रेंड के हिसाब से चलता है। जैसे अभी चारकोल चल रहा है और रेदर देन दैट चारकोल के साथ हम ये बोल सकते हैं लोग अभी जो ऑर्गेनिक फूड के लिए ज़्यादा जाते हैं। सो ट्रेंडिंगली ये अभी एक 10 साल तक चलेगा। सो लॉन्ग रन में एक रेगुलर चेंज देखा जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर, एक एक्टिविटी के अंदर। इसे कहीं ना कहीं जो है रेगुलर सेल्स ट्रेंड में जो चीज़ देखा जाता है उसे हम लॉन्ग रेगुलर चेंज बोल सकते हैं। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। So I hope you all have understood the portion in a very well manner. So now let us move on with the explanation of the portion in the further video in a very detailed manner. Friends, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the labor and the capital and the entrepreneur in a very detailed manner. After that we have seen the types of the trade cycle and the changes that are been seen up in the trade cycle in a very detailed manner. So let us have a short summarization of the portion that we have seen today. So labor का मतलब जब भी हम फिजिकल या मेंटल वर्क करते ये सोचते हुए कि रिटर्न में हमें उसका कुछ बेनिफिट मिले उसे कहीं ना कहीं लेबर बोला जाता है। जो इंसान उसे करता है उसे लेबरर माना जाता है। सो लेबर जो भी वर्क देता है उसके रिटर्न में उसको जो है वेजेस मिलता है। अब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हम उसके ऊपर बोल सकते हैं। लेबर के बिना तो कोई भी काम होता नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये भी एक नेचुरल टाइप का रिसोर्सेज माना जाता है क्योंकि इंसान का बनना या उसका होना भी कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर्स जो है मोबाइल हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा आ सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के हिसाब से। लेबर को स्टोर नहीं किया जाता, किसी की मेहनत को हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर वो है तो वो हो सकता है, बाकी वो नहीं है तो नहीं हो सकता है। इवन लेबर जो है वो पेरिशेबल होता है, एक बार किया तो वो काम एक ही बार के लिए होता है, दूसरी बार वो काम करना पड़ता है। उसके अलावा लेबर को जो रिटर्न मिलता है उसे कहीं ना कहीं वेजेस या सैलरी बोला जाता है। नेक्स्ट हमने कैपिटल देखा। कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मैनमेड रिसोर्सेस माना जाता है। कैपिटल मतलब मनी। बिजनेस के लिए हमेशा मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कैपिटल और वेल्थ दोनों ही डिफरेंट माना जाता है। वेल्थ जो है कहीं ना कहीं एक इंसान की पर्टिकुलर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाता है। कैपिटल मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो पैसे लगाता है उसे कोई ना कोई कैपिटल माना जाता है। कैपिटल की अगर बात करते तो कैपिटल इजीली मोबिलिटी माना जाता है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कैपिटल की सप्लाई जो है उसके पोर्शन की स्कैरसिटी के हिसाब से देखा जाता है। वो मैनमेड है फिर भी कहीं ना कहीं इसकी स्कैरसिटी आजकल देखा जाता है। एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर अगर लिया जाता है तो उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो एग्रीकल्चर प्रोसीजर के लिए यूज़ किया जाता है। सो एग्रीकल्चर प्रोसीजर के लिए जो ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए वो कैपिटल होता है। कैपिटल की ये गुण होता है कि कभी कभी वो कैपिटल गुड होता है, वो वेल्थ नहीं होता है। कभी कभी वो गुड भी होता है और वेल्थ भी होता है, और कभी कभी वो वेल्थ का भी काम करता है, और कभी कभी वो सिर्फ वेल्थ होता है, उसके अंदर कोई कैपिटल गुण देखा नहीं जाता। इस तरीके से कैपिटल का एक पर्टिकुलर अपना ही पोर्शन देखा जाता है। कैपिटल की रिटर्न बैक की अगर हम बात करते हैं तो उसकी रिटर्न में हमें इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट हमने एंटरप्रेन्योर देखा। अभी ऊपर के जो 3 टॉपिक हमने देखा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके जो उसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस के तक ले जाता है उसे एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। अब कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट ये दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना। कोऑर्डिनेशन मतलब ये तीनों को इकट्ठा करना, मैनेजमेंट मतलब ये तीनों इकट्ठा होने के बाद जो देखरेख रखता है उसे मैनेजमेंट बोला जाता है। मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर मैनेजर करता है बट उसकी कोऑर्डिनेशन एक एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसा इंसान जिसने उस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। तो एस्टेब्लिशमेंट जो करता है यानी पर्टिकुलर बिजनेस का ओनर को कहीं ना कहीं हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योर एक एबिलिटी की तरह देखा जाता है। एंटरप्रेन्योर एक इंसान से अलग नहीं किया जाता, उसकी वे ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग उसे एंटरप्रेन्योर बनाता है। एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क टेकर माना जाता है, कहीं ना कहीं वह रिस्क लेता है तभी वो बिजनेस चलता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या मिलता है तो प्रॉफिट मिलता है, एज अ रेम्यूनरेशन उसे प्रॉफिट मिलता है। इस तरीके से चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा था। यहाँ खत्म होता है हमारा टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। उसके बाद हमने देखा जो है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल आपने देखा होगा, ह्यूमन लाइफ में भी हर एक चीज़ डायनामिकली चेंज होता है। इवन बिजनेस की ट्रेड में भी कहीं ना कहीं चीज़ें डायनामिकली चेंज होते हैं, उसे हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। ट्रेड साइकिल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, रेगुलर, इरेगुलर चेंजेस, फिर हमने देखा जो साइक्लिकल चेंजेस, फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म डायनामिक चेंजेस,
फिर हमने देखा सीजनल चेंजेस, फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म इरेगुलर चेंजेस। सो इस तरीके से हमने ये 4 टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा इरेगुलर चेंजेस। इरेगुलर चेंजेस का मतलब जो एक्सीडेंटल चेंजेस देखा जाता है पर्टिकुलर ट्रेंड में, और उस वजह से जो इम्पैक्ट बिजनेस के अंदर देखा जाता है उसे कहीं ना कहीं जो है इरेगुलर चेंजेस बोला जाता है। तो इरेगुलर चेंजेस के अंदर फ्लड, फेमिनाइज, फायर, ये सारी एक्सीडेंशियल प्रोसेस को देखा जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के बाद ये चेंजेस हट जाता है, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं चेंजेस दिखता है। सीजनल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, पता है हमें, हाँ, पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेनी सीजन में देखें तो रेनकोट की डिमांड ज़्यादा होता है, फिर अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होता है। समर सीजन में कहीं ना कहीं हमें कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद आते हैं, फिर विंटर सीजन में कहीं ना कहीं वुलन क्लोथ। इस तरीके से सीजन के हिसाब से जो डिमांड होता है उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट का, फिर उस एम्प्लॉयमेंट भी उस जनरेशन उस टॉपिक के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। सो इस तरीके से सीजनल चेंजेस भी कहीं ना कहीं ट्रेड साइकिल में देखा जाता है। फिर लॉन्ग रन इरेगुलर चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे सेल्स ट्रेंड, पर्टिकुलर ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है। जैसे सेल्स में आज लोगों को ये पसंद है, बट पर्टिकुलरली ये चीज़ पसंद आएगा, लॉन्ग टर्म तक वो चलता जाएगा। सो वैसे चीज़ों को कहीं ना कहीं लॉन्ग रन डायनामिक चेंजेस माना जाता है। यहाँ तक का टॉपिक डिटेल में आज हमने देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट टॉपिक in a very detailed manner. So I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.